नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं अनिंदो चक्रवर्ती हैं। और अनिंदो, एक खबर जो लगातार 4 महीने हो गए, स्टिमुलस आएगा। मई में स्टिमुलस आया था 20,97,000 करोड़ का, वो असल में निकला लगभग 2 लाख करोड़ का ही, सही मायने में फिस्कल स्टिमुलस, बाकी तरलता दे रहा था। और तब से ये खबर लगातार आ रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर में आ गए कि स्टिमुलस आने वाला है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या कह रहा है? स्टिमुलस 2.0 सून विल बी कंजर्वेटिव, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपना खजाना खोल देगी सरकार, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ का होगा। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी क्लैरिटी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आ रहा है कि भाई अभी ग्रोथ वेल एंट्रेंच नहीं हो पाई है, थोड़ी पैची है, जब वक्त आएगा तब हम देंगे स्टिमुलस। ये बात भी वो कह रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाई कोरोना का संक्रमण कब काबू में आता है तभी देंगे स्टिमुलस। अभी बेकाबू रहा तो स्टिमुलस देना शायद बेईमानी हो जाए। बिल्कुल, एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि अगर आप स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस का मतलब है थोड़ा सा पुश देना, है ना। कुछ चल रहा है, उसको पुश दीजिए। अगर वो रुक गया है, जैसे गाड़ी रुक गई है, अब उसका स्टार्ट आप करने की कोशिश हो नहीं रही है, तब क्या होता है, हम धक्का मारते हैं और फिर स्टार्ट ले लेता है गाड़ी। तो उसी तरीके से स्टिमुलस एक तरीके का उसी तरीके का धक्का है। और जब इकोनॉमी रुक जाती है, इकोनॉमी की गाड़ी रुक जाती है, तो स्टिमुलस पैसे से देना पड़ता है। लेकिन वो कैसे धक्का देगी? जैसे कि अगर आप गाड़ी आगे ले जाना चाह रहे हैं और मैं साइड से धक्का दूं, तो आपकी गाड़ी तो चालू नहीं होगी, है ना। या आप गाड़ी को ऊपर ले जाना है और मैं आपको धकेल रहा हूं उल्टे साइड से, तो भी नहीं चल सकती। तो इस वक्त जो है, हम ऐसे समय में हैं जहां पर एक तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या है कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसकी तुलना में टोटल नए केसेस कम हो रहे हैं, नए केसेस भी कम ऐड हो रहे हैं। इस पर सवाल जरूर उठाए गए हैं, लेकिन कब ये वापस आ सकता है किसी को पता नहीं, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है जब पोल्यूशन बढ़ेगा, क्या जब एयर में पार्टिकल ज्यादा होंगे, क्या कोरोना उस वक्त ज्यादा होगा या कम होगा, ये भी हमें पता नहीं है। ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सरकार को भी शायद देखना पड़ेगा कि ये कोरोना का जो संक्रमण है वो कब खत्म होता है या कब धीरे धीरे गिरता है। क्योंकि अल्टीमेटली दीपक, आप देखिए कि आपको अगर आप देखिए कि अगर आपको कोई भी चीज अल्टीमेटली स्टिमुलस देना हो, तो लोगों को ऐसा स्टिमुलस देना हो जिनसे उनकी आय बढ़े, है ना। अगर उनकी आय बढ़नी है तो उनको काम पे लाना पड़ेगा। या तो आपको सीधा उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा या उनको काम पे लाना पड़ेगा। और ये सरकार काम पे लाना चाहती है, सीधा पैसा ज्यादा दिया नहीं है। कब तक आप इंतजार कर सकते हैं? एक मरीज का अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं कि भाई मरीज है, पता लगा कैंसर हो गया है, तो पहले आप गोलियां ही देते रहेंगे या कीमोथेरेपी की? नहीं, जब सिचुएशन स्टेज 4 पे जाएगी तभी मैं कीमो दूंगा। मतलब जो ये स्टिमुलस पैकेज है, ये कुछ कुछ उस तरह का है ना कि आप कब तक इंतजार करेंगे? अगर अर्थव्यवस्था इतनी लाचार, इतनी बेसहाय हो गई कि बाद में स्टिमुलस दो, उसका मतलब ही ना रहे। स्टिमुलस अभी चाहिए कि बाद के लिए भी इंतजार कर सकते हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि क्या सरकार कह सकती है कि हम इसलिए स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि लोगों को काम पे लाना पड़ेगा, है ना। अगर आप लोगों को काम दिलाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि हम उसी वक्त काम देंगे ताकि जब सोशल डिस्टेंसिंग की उतनी जरूरत ना पड़े। अगर ऐसी जगह पे काम करना पड़े जहां पे एक पत्थर उठाकर किसी और को देना पड़ेगा, ईंट किसी को देना पड़ेगा, या कोई फैक्ट्री में आसपास बैठकर टेक्सटाइल, जैसे इस पे कहा गया इंसेंटिव दिया जाएगा, आसपास बैठकर काम करना पड़ेगा, तो ऐसा हम नहीं करना चाहते। लेकिन आज भी तो लोग हैं ना, वो तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो तो नौकरी ढूंढ रहे, काम ढूंढ रहे हैं। ये तो नहीं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो तो लाइन में खड़े हैं।
तो मेरा कहना है कि आज भी जब लोग काम ढूंढने के लिए हर रोज लेबर मंडी में जाकर पहुंच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास हर रोज पहुंच रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे लोगों को काम अभी नहीं दे सकते? इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सरकार कह रही है कि दिसंबर तक खर्चों का जो उन्होंने रोक लगाया वो चलेगा, और उससे 4 लाख करोड़ वो बचाएगी सरकार। जहां खर्चा यहाँ करना पैसा है, वहां बचाने, पे 4 लाख वही करोड़ वही तो बढ़ाना मैं चाहते पूछ रहा हूं। देखिए 2008 की मंदी का हम जिक्र करें, तब उससे निकालने के लिए, और वो वर्ल्ड वाइड क्या हुआ था कि भाई लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। भारत में मनरेगा भी चलाया और स्पेंडिंग बढ़ाई गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ गवर्नमेंट कह रही है पैसे बचाने हैं अभी, तो इसमें तो विरोधाभास है दोनों बातों में। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि आप कब लाएंगे, क्यों लाएंगे? क्योंकि दो चीज है इसमें संदीप। एक है इलेक्टोरल कैलकुलेशन। इलेक्टोरल कैलकुलेशन एक चीज होता है, और दूसरा है देश की भलाई। दोनों सेम नहीं होते हर वक्त, हमें यह भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आप इलेक्टोरल कैलकुलेशन से, अगर आप देखें, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने कहा है कि जैसे हम कहते हैं कि किसान, अब देश के 76% किसान, 67% जो किसान हैं, उनका कृषि से लगभग 2000 रुपए से ज्यादा आय नहीं होता है आज के डेट में। 2000 ज्यादा रुपए से महीने में आय नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर ये पीएम किसान उनको 6000 रुपए महीने दे दे, तो 500 रुपए उनको महीने में मिल रहा है। मैं कृषि 6000 रुपए साल के दे, मैं पूरे 6000 रुपए साल के दे रहे, तो 500 रुपए महीना। बिल्कुल, तो उसमें 500 रुपए बनता है, तो उसी से वो खुश हो जाएगा 500 से। आप उसको कहीं आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ सब्सिस्टेंस पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उनका वोट आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन क्या देश की भलाई होगी, ये नहीं कह सकते। स्टिमुलस से एक है इलेक्टोरल कैलकुलेशन, कब मुझे कहां से वोट मिलेगा उसी तरीके से मैं दूंगा पैसे, और दूसरा होता है कि इकोनॉमी की भलाई। मुझे लगता है कि इन दोनों में एक असमंजस है, और ये असमंजस जब तक रहेगा तब तक सरकार क्लियरली सामने नहीं आएगी। तो जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स देंगे कुछ सेक्टर्स के लिए, ब्याज में रिलीफ दे देंगे, वो रिलीफ दे रहे हैं, उससे भी जुड़ी एक खबर है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर मैं इसको जोड़ देता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, रियल एस्टेट सेक्टर में नॉट गेट वेवर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर को ब्याज पर ब्याज में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जहां ब्याज पर ब्याज में छूट मिल रही है, कल भी हमने चर्चा की थी, एमएसएमई 2 करोड़ तक के आपने लोन लिए हैं तो आपको ब्याज पर छूट मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, तो आप और मैं अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है तो हमें तो राहत मिल जाएगी, पर जिस बिल्डर से हमने फ्लैट लिया है, अगर उसने लोन ले रखा है उसको ब्याज पर ब्याज में छूट नहीं मिलेगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर तो बड़ा डूबा हुआ है अभी। बहुत से लोग सपनों के घर का इंतजार ही कर रहे हैं, कुछ एनसीएलटी में चले जाते हैं या चक्कर काटते रहो। तो ये निकलेगा कैसे रियल एस्टेट सेक्टर? लेकिन सरकार का कहना है कि देखिए, हमने रियल एस्टेट सेक्टर को जो एक स्पेशल विंडो है जिसको स्वामी कहा जाता है, उसमें ऑलरेडी काफी सारा छूट दे रखा है। इंटरेस्ट रेट वेवर है, कम है, काफी सारा रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है। हम जानते हैं कि आरबीआई के साथ इस पर थोड़ा बहुत लड़ाई भी हुआ था सरकार का जब ये किया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत ये किया गया है रियल एस्टेट सेक्टर जो बहुत स्ट्रेस में थी उसमें रिलीफ करने के लिए। तो सरकार कह रही कि हम दुगना ये नहीं देंगे रियल एस्टेट सेक्टर को, हमने पहले ही छूट दे रखा है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर को ये नहीं मिलेगा। आपका सवाल जो कि एक जायज सवाल है कि वो तो आपने तब दिया था जब कोविड नहीं था, अब कोविड में तो वापस वही सिचुएशन आ गया है। रियल एस्टेट सेक्टर अगर डिस्ट्रेस पे थी और डिस्ट्रेस लेवल उनका 80 था, आपने पहले वो स्वामी लाकर आपने वो 80 को 50 कर दिया, लेकिन कोविड ने आकर वो 50 को तो 90 कर दिया है। अब आप अगर कहेंगे हमने पहले ही आपको दे दिया था और नहीं देंगे, तो फिर तो ये बात वैसी हो गई जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स का वेवर आपने पहले किया था, तो आप कहेंगे अब हम और कुछ नहीं देंगे आपको, वैसी बात हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या, क्योंकि मैं जो ये कह रहा था ना, पीएलआई स्कीम्स फॉर अ क्लच ऑफ सेक्टर्स, ब्याज में छूट मिलेगी, अर्बन जॉब स्कीम्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन शॉप्स होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल जाइए, कंस्ट्रक्शन का ज्यादातर काम तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, और वहां पर आप कह रहे हैं ब्याज में छूट नहीं देंगे, वो कम लोग एम्प्लॉय करने लगेंगे। अगर कोई फंसा हुआ है
रियल एस्टेट में, ये भी तो एक दिक्कत आएगी। हाँ, तो आप उसमें देखिए एक तरीके से आप उसको बाईपास कर सकते हैं अगर आप ज्यादा रोड बनाए, ब्रिज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और भी पैसा डाले, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है कि सरकार कर रही है। तो अगर वो कंस्ट्रक्शन में इंसेंटिव देगी तो ये प्राइवेट सेक्टर को ही देगी, जैसे आप कह रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई नया रोड प्रोजेक्ट अनाउंस हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उनको इंसेंटिव दिया नहीं, जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप की भी जो इतने बात है लोगों- ना, ऑन आपने बहुत अच्छा एक हाँ। पॉइंट उठाया कि भाई सड़कें बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, पर हमने डिड वी लूज एन अपॉर्चुनिटी? आपदा में जो एक मौका मिलता है चौका मारने का, वो हमने लूज किया क्या? मैं दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं, दर्शक समझ जाएंगे जो दिल्ली वासी है। बंदा बहादुर मार्ग है ये, बारापुला, और बारापुला अभी आप डीएनडी से गए, बारापुला आपको एम्स तक ले जाएगा, और एम्स की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अभी भी डीएनडी पर जाना पड़ेगा। एक सड़क बन रही थी जो मयूर विहार सीधे ले जाएगी। हम 8 महीने से आधे टाइम तो वहां 6 महीने के करीब तो कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी। वो सबसे माकूल मौका नहीं था क्या कि वो सड़क अब तक तो चल जानी चाहिए थी? उस पे काम रुका रहा कोविड टाइम में भी, वहां काम नहीं हो रहा था। अब गाड़ियां चलने लगी तो मैंने देखा कि अब काम हो रहा है। तो कॉमन सेंस की भी तो बात है जिसका हमने फायदा नहीं उठाया। अब सवाल यह है कि क्या वो उस टाइम पे काफी लेबर थे, या अगर आप काम पे लगाते क्या वो छोड़कर चले जाते? हो सकता है वो रुक जाते वहीं पर। ये बात यह है कि हर जगह आपको देखना पड़ेगा कि आपने लॉकडाउन कर दिया और इन लोगों को एग्जेम्प्ट नहीं किया। तो ये एक इशू है कि आप क्या कर सकते हैं। क्या मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आ जाता है कि लॉकडाउन का प्लानिंग नहीं, आप एक एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाते, वहां पर इन लेबर को रखते, लेकर आते, सोशल डिस्टेंसिंग में, यही तो तरीका होता है ना कि भाई आपदा है पर उसका भी फायदा उठाया जाए। जैसे जब मोदी सरकार पहली बार आई थी 2014 में, उससे पहले कैंपेनिंग में शायद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आपके कॉलेज में, हाँ मेरे ही कॉलेज में, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आई बिलीव इन मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मतलब हम सरकार का प्रेजेंस आपके जिंदगी में कम करना चाहते हैं या इकोनॉमी में कम करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नेंस बहुत अच्छा देना चाहते हैं। गवर्नेंस का एक पार्ट ये भी है कि आप सुपरविजन कैसे करें, आप प्लानिंग कैसे करें। ये आपने प्लानिंग कमिशन हटा दिया इकोनॉमी में, ठीक है, लेकिन आप कोई तो कीजिए ना कि आप कैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन भी कहां हटा दिया, वो नीति आयोग के रूप में अवतरित हो गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि चलिए आपने वो हटा दिया, आप अब 5 ईयर प्लान नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि आपके हाथ में इतना सारा एआई है, इतना सारा आपने जो आईटी के स्टैक डेटा का बना रखा है, आपके देश में इतने सारे मोबाइल फोन है, आपने एक आरोग्य सेतु बना लिया, ये सब बना लिया, आपने आधार दे दिया इतने लोगों को, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते थे? क्या आपका यही वक्त था ना कि आपका डिजिटल की जो बात आप करते हैं उसको काम पे लगाना और उससे लोगों को सहायता देना, उससे लोगों को काम देना। यही बात आप कह रहे हैं कि अगर आप अच्छी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाकर ट्रैकिंग करके, बहुत मुश्किल नहीं है, आप गूगल के साथ बात करके कर सकते हैं इसको, है ना? हाँ, तो आप अगर कहते हैं कि इस वक्त इतने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप नहीं आ सकते, है ना, आप बता देते, आप टीवी पे अनाउंस कर देते, लोग तो न्यूज चैनल लगातार देख रहे थे उस टाइम पे। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो हैं बिल्कुल खो दिए गए हैं और अभी भी मुझे लगता है खोया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि स्टीग्लिट्ज जो कि नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने भी एक शायद फिक्की के साथ स्काइप पे इंटरव्यू बातचीत किया और उन्होंने कहा कि भारत को खर्चा बढ़ाना है। भारत ने जो किया, अनप्लान्ड लॉकडाउन किया, ये किया है, कर लिया है, अब खर्चा बढ़ाना है, जरूरत पड़े तो नोट छापने हैं भारत को। अब बहुत जो अमीर हैं उन पर टैक्स बढ़ाकर गरीबों पर खर्च करना है, पर काम खर्चा बढ़ाने की कहां बात हो रही है? फिजिकल कंजर्वेटिज्म पर हम जा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, अब हम वो टारगेट की बात नहीं करेंगे, हम रेंज की बात करेंगे। पर जीएसटी में भी जूतम पहचार हो रही है। आप राज्यों को पैसा नहीं दे रहे, कह रहे आप लोन ले लो, बोरो कर लो। आप लोगों की जेब में भी पैसा नहीं डाल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि संक्रमण थोड़ा कम हो तब हम पैसा डालेंगे। अभी पैसा डाल दिया, ये संक्रमण जारी रहा तो फिर हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। ये है ना डर सरकार के मन में? बहुत, ये जरूर डर है और शायद ये भी डर है, देखिए कि अगर हम
80s का अंत देखे, जैसे कि 1985 से 1989 तक, 1990 तक जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारे देश में हुआ बहुत तेजी से हुआ, ग्रोथ भी काफी हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में भी ऐसा ग्रोथ नहीं देखा गया है। लेकिन जो जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट के चलते फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर सरकार ने एक तरीके से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाया था या इंसेंटिव दिया था जितने भी, उससे एक जरूर करेंसी क्राइसिस, पेमेंट्स क्राइसिस हुआ था, हम जानते हैं, जिसके बाद ये सारा 91 का, तो ये डर है। लेकिन आप देखिए उसका तुलना करना बहुत गलत है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बहुत सारा है, तो हमें थोड़ा सा डर कम करना पड़ेगा, नहीं तो काफी मुश्किलें पैदा होंगी। एक और खबर है जो ये मिंट ने छापी है, सर्विसेज पीएमआई पिक्स अप फॉर 5th month. The index for services rose to 49.8 in September, just shy of 50 from 41.8 in August. ये सर्विसेज परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जो है, इसको एक और खबर अखबार ने छापा है, सर्विसेज सेक्टर पीएमआई इंच टुवर्ड्स नॉर्मलसी इन सितंबर। सर्विस सेक्टर भी एक अहम सेक्टर है आज की तारीख में, और सकल घरेलू उत्पाद में इसका अब योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है अगर हम पिछले कुछ दशकों से देखें। इस खबर के मायने क्या है आनंद? देखिए, जब ये एक इंडेक्स है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि मेरा अर्निंग कि अप्रैल में मुझे 50,000 रुपए मिले थे, अब उस 50,000 को मैं 100 ले लेता हूं, और मैं कहूं कि सितंबर में आकर मुझे 40,000 रुपए मिले, तो उस इंडेक्स में वो 80 दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर 50,000 100 है तो 40,000 80 हो जाता है ना? तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को भी इस तरीके से बनाया गया है। अगर वो 50 से ज्यादा हो, इसका मतलब कहा जा रहा है कि इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, इसका मतलब सर्विस वाले जो कंपनियां हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उनका ग्रोथ हो रहा है। अगर वो 50 से कम है, जैसे कि ये है आज का है जो कि 50 के आसपास है, 49.8, तो ये आप कह सकते हैं कि नॉर्मल सी लेवल पर आ गई है। लेकिन आज भी आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक तो ये जो पीएमआई है वो मंथ टू मंथ कंपैरिजन होता है, ये आपने समझाया था ये। लेकिन 50 जो है वो होता है इक्वल, उससे नीचे मतलब आप फेल है। मतलब जैसे कि अगर आपके स्कूल में 33% पास है और आपके 32 आए, तो आपके माँ बाप कह सकते बहुत पास आया था पास होने के, लेकिन फेल है। ये भी याद रखना जरूरी है। Came very close to passing, यही कह सकते हैं। तो अभी भी फेल है। और साथ में अगर आप शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है जहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि सर्विसेज सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से अभी भी बढ़ी हुई है, तो ये एक समस्या जरूर है। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो होगा, जैसे ही अनलॉक खुलेगा इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट वैसा ही है जैसे आप कह सकते हैं कि एक पेशेंट है। हमारी इकोनॉमी 2018-19 में भी एक पेशेंट थी, है ना? 19-20 में भी एक पेशेंट थी, और उस पेशेंट का कंडीशन बहुत खराब हो गया था। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन और दवाइयां देकर वो वापस पेशेंट से मतलब आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी भी वो वार्ड में ही है। हाँ, पिछली 8 तिमाही अगर हम देखें, मतलब 2 साल से 6.8 से गिरते गिरते हमारी विकास दर 3.1 कोरोना काल से पहले आ गई थी। एक ही हफ्ता उसमें कोरोना का पीरियड मान लो लॉकडाउन का, 24 से 31 मार्च, और फिर अगली जो फिगर आई है वो -23.9%। अब इसको वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें आनंद, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इकोनॉमी पेज पर यह खबर छापी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है? हिट टू वर्ल्ड ट्रेड रिवाइज डाउन टू 9.2%, लॉन्गर रिकवरी। मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार ट्रेड की हम बात करें तो वो 9.2% और नीचे कर दिया गया है। तो ये इसके मायने क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, ये एक कारण ये है शायद क्योंकि यूरोप में फिर से एक रिसर्जेंस हुआ है कोविड का, और चाइना रिकवर कर चुका है, लेकिन जो खरीदने वाले थे चाइना से वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और इसका इसलिए पहले जैसे कहा जाता था कि जो
जिस तरीके से ग्रोथ होगा कोविड आने से वो घट गया है ग्रोथ, लेकिन एक चीज जो है कि अब थोड़ा पीक चला गया, यूएस का भी पीक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, फिर से वहां पे स्कूल खुलने से थोड़ा बड़ा था, फिर से बंद हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ड्रॉप पहले कहा गया था 13%, अगर $100 का इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था पिछले साल और 13% वो गिरावट देखा जा रहा था, यानी कि वो 87 पे आने वाला था, $87 पे। अब कहा जा रहा है कि नहीं, $87 नहीं, हमने ज्यादा सोचा था क्योंकि काफी सारा खुल गया है। शायद इसका एक बड़ा कारण है, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि चाइना इतनी जल्दी से वापस ला पाएगा सब कुछ और फिर से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाएगा। तो अब वो 87 की जगह 91 पे गिर रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन क्या कारण है? इसका एक कारण है कि लॉकडाउन थोड़े, और यही बात आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा भी ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग लॉन्ग असेंट। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, 4 महीने पहले के मुकाबले सूरत हाल थोड़ी सुधरती दिख रही है, लेकिन ये चढ़ाई, जैसे आप ट्रैकिंग करने जाते हैं पहाड़ पर, अभी बहुत लंबी आपको चढ़ाई करनी है। क्योंकि आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े इकोनॉमीज है वो अगर एक दूसरे से, एक तो है खरीदे ना, दूसरा है लड़े, तो बाकी इकोनॉमीज भी अफेक्ट होते हैं उससे। जैसे हमारे देश भी सीधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा उतना डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी से, इंटरनेशनल प्राइसेस से हमें इम्पैक्ट होता है। हाँ, अगर ऑयल प्राइसेस गिरे तो हमें फायदा है, लेकिन उसी तरीके से अगर ग्लोबल फूड प्राइसेस गिर गए तो हमारे देश, कमोडिटी प्राइसेस गिर गए तो उससे सिर्फ हमारे देश नहीं, बहुत सारे देशों को मुश्किलें आएंगी। क्योंकि जैसे कि आप अफ्रीका के देश अगर देखें तो ज्यादातर ये कमोडिटीज बेचती है, जैसे कि मेटल, ओर वगैरह जो हैं ये बेचती हैं और उसी से उनका काम चलता है। अगर बाकी देश का इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा तो ये वो कमोडिटीज नहीं खरीदेंगे, ये चीजें नहीं खरीदेंगे, जो इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो नहीं खरीदेंगे, और उससे एक पार्ट जो है वो ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो धस जाएगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। संकेत कुछ पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी स्टिमुलस के बिना हम इस असेंट पर तेजी से बढ़ें, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। आनंद, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।